जो कि साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गया था और यहां तक कि उसे चोट भी पहुंचाने में सक्षम हो गया था। लेकिन अब लगता है कि मैं उस बारे में बहुत गलत था। दक्ष ने शुरू में सोचा था कि गौरव पृथ्वी की ताकत का उपयोग करने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसके पास एक मजबूत पृथ्वी मार्शल स्पिरिट थी। लेकिन इस समय दक्ष को एहसास हुआ कि उसकी ये सोच गलत थी। इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि यह शक्ति चारों ओर उपस्थित थी, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता था। हर बार जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभों पर अपने हैवी वेव पंच तकनीक से हमला किया, तब उन पत्थर के स्तंभों ने भी दक्ष पर उसी के हैवी वेव पंच तकनीक से पलटवार किया। हर बार जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभों पर अपने रोअरिंग थंडर कौशल से हमला किया, तब उन पत्थर के स्तंभों ने भी दक्ष पर उसी के रोअरिंग थंडर कौशल से दुगनी ताकत के साथ पलटवार किया। चैप्टर 45 कुलपति गजोधर। पिछले अध्याय में संजीव की बात सुनकर एल्डर शावंत का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वह चाहकर भी संजीव के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। एल्डर शावंत ने कहा कि संभवतः यह लड़की अनिमा संजीव के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसकी सार्वभौमिक मार्शल आत्मा बहुत मजबूत है। इधर दक्ष को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दक्ष ने कहा कि उसकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो गई। इसके बाद दक्ष ने गौरव और उस शिष्य के मध्य लड़ाई को याद किया। इस समय दक्ष जिस भी कौशल से उन पत्थर के स्तंभों पर हमला कर था, वह कई गुना ताकत के साथ उछलकर दक्ष के ऊपर पलटवार कर रहे थे। इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके सामने इन पत्थर के स्तंभों में कोई शक्ति नहीं थी। वह स्तंभ दक्ष पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि यह शौर्य की ही ताकत थी जो उस स्तंभ से टकराकर वापस उछलकर दक्ष की ओर आ रही थी। और यह दक्ष के रोअरिंग थंडर कौशल की ही शक्ति थी, जो उस स्तंभ से टकराने के बाद वातावरण से शक्ति उधार लेकर मजबूत हो जाती थी और दक्ष पर पलटवार करती थी। जब दक्ष को इस बात एहसास हुआ, तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने उत्साहित होते हुए कहा, शक्ति। इसके बाद धीरे धीरे दक्ष के तलवार चलाने का तरीका और अधिक कुशल और सुरुचिपूर्ण हो गया। इस समय दक्ष के तलवार चलाने का लय एक सुंदर खेल की तरह लग रहा था। दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए यह सांस लेने जितना आसान है। स्टार्मी गार्जर। लाइफ एंड डेथ एरिना। इस समय जब लाइफ एंड डेथ एरिना में संजीव और एल्डर शावंत आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक वहां पर लोगों का एक समूह आया, जिनमें 2 लोग थे। जब लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी शिष्य और एल्डर्स ने उन लोगों के समूह को देखा, तो उन सभी के चेहरे पर सम्मान के भाव आ गए। लेकिन इस समय इस घटनाक्रम को देख रहे शिष्य थोड़े स्तब्ध भी रह गए, क्योंकि जो व्यक्ति उस समूह में सबसे आगे चल रहा था, वह इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति और 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रमुख थे। भले ही संजीव देश के 8 सबसे मजबूत युवा मुख्य शिष्यों में से एक था, लेकिन 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति का दर्जा और स्थिति भी कम नहीं थी। भले ही 4 पर्वतीय संप्रदाय और स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय दोनों की प्रसिद्ध समान थी, लेकिन 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति वह अपने क्षेत्र के प्रमुख थे और यहाँ उनका प्रभुत्व था। वह यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी के सर्वोच्च शासक थे। वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान नेता थे। इसलिए 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति को स्वयं यहाँ संजीव के आगमन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित देखकर सभी लोग यहाँ तक कि सभी एल्डर्स भी थोड़े चिंतित हो गए। इस समय कुलपति के साथ एक और आदमी था, जो कुलपति के ठीक पीछे चल रहा था। उन दोनों को देखकर सभी एल्डर्स और शिष्यों ने एक स्वर में अपना सिर झुकाते हुए कहा, प्रणाम कुलपति, प्रणाम महान एल्डर। इसके बाद संजीव ने भी उनका अभिवादन करते हुए कहा, कुलपति गजोधर और महान एल्डर जयंत का मैं संजीव अभिवादन करता हूँ। ये कहते हुए संजीव ने सम्मान के साथ अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। इस समय उसके चेहरे पर अभी भी एक रहस्यमय मुस्कान थी, जो उसके विश्वासघाती इरादे और अहंकारी रवैये को साफ दिखा रही थी। इसके बाद कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने कहा, युवा मास्टर संजीव, आप कैसे हैं? कुलपति गजोधर अधेड़ उम्र के आदमी थे, लेकिन उनके चेहरे से उनकी जवानी साफ झलक रही थी और वह किसी भी तरह से एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरह नहीं दिख रहे थे। वह इस समय संजीव के सामने बहुत ही शांत थे। उनके शांत रवैये को देखकर ये साफ पता चला रहा था कि उनकी साधना उच्च थी और उनके पास परिपक्व धैर्य था। इधर कुलपति गजोधर की बात सुनकर संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति गजोधर, आप 4 पर्वतीय संप्रदाय के सबसे कम उम्र के युवा कुलपति हैं। हालांकि आपकी ताकत अभी तक मेरे पिता जितनी मजबूत नहीं है, किंतु अगर आपके और मेरे पिता के मध्य कोई लड़ाई हुई, तब शायद मेरे पिता के ऊपर भी दबाव पड़ सकता है और परिणाम अज्ञात होंगे। इतनी कम उम्र में आपकी ताकत असाधारण है। यह कहते हुए संजीव ने एक अहंकारी मुस्कान के साथ कुलपति गजोधर की ओर देखा। दरअसल संजीव स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का न केवल एक प्रमुख शिष्य था,
बल्कि वह स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के वर्तमान कुलपति का बेटा भी था। अर्थात संजीव के पिता स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के वर्तमान कुलपति थे। इसी कारण से उसने अन्य लोगों की तरह कुलपति गजोधर का सम्मान न करते हुए उन्हें सीधे नाम से पुकारने का साहस किया। इधर कुलपति गजोधर भी संजीव के इस अहंकारी रवैये का कारण जानते थे, इसलिए वह शांत रहे, क्योंकि वह संजीव के कारण चार पर्वतीय संप्रदाय और स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के मध्य कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। इधर भले ही संजीव इस समय कुलपति गजोधर को देखकर बाहर से मुस्कुरा रहा था, किंतु वह अंदर से बहुत चकित था। कुलपति गजोधर अपने समय में चार पर्वतीय संप्रदाय के 100 वर्षों में सबसे उच्च प्रतिभा वाले शिष्य थे। जब वह 40 वर्ष के थे तब वह इस चार पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति बन गए। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश के साधना जगत में बहुत विख्यात थी। इसके बाद संजीव ने आगे कहा, हालांकि इस समय मेरे पिता भी उस समय की तुलना में बहुत मजबूत हो गए हैं। जब आपने मेरे पिता को अंतिम बार देखा था, जब मैं यहां आने के लिए निकला, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपका सम्मान करूं। इधर संजीव की ये बात सुनकर भी कुलपति गजोधर के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए एल्डर शावंत से कहा, एल्डर शावंत, युवा मास्टर संजीव यहाँ एक अतिथि के रूप में आए हैं। आप उन्हें यहाँ इतनी देर तक खड़ा कैसे रख सकते हैं? आप उन्हें अतिथि कक्ष में बैठने के लिए लेकर क्यों नहीं जाते? कुलपति गजोधर की ये बात सुनकर एल्डर शावंत ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी कुलपति। इसके बाद एल्डर शावंत ने तुरंत आगे कहा, हालांकि कुलपति, युवा मास्टर संजीव के यहाँ आने का एक उद्देश्य है। वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने चार पर्वतीय संप्रदाय के एक सामान्य शिष्य को उन्हें सौंप दें, क्योंकि उसने उनके साथी कनिष्ठ शिष्या को नाराज किया है। जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की ये बात सुनी, तब उनकी भौहें चढ़ गई और फिर उन्होंने थोड़े चिड़चिड़ेपन में कहा, युवा मास्टर संजीव यहाँ एक सामान्य शिष्य के कारण आए हैं? इस पर संजीव ने कहा, कुलपति गजोधर, वह सामान्य शिष्य जिसका नाम दक्ष है, वह मेरी इस महिला कनिष्ठ साथी शिष्या के चाचा का बेटा है। उस युवक में अपने बड़े और बुजुर्ग लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उसने कुछ दिनों पहले अपने चचेरे भाई को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसने अपने चाचा यानी कि मेरी महिला कनिष्ठ साथी शिष्या के पिता का भी अपमान किया। इसलिए मेरी यह महिला कनिष्ठ साथी शिष्या उसके साथ अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को सुलझाने के लिए यहाँ आना चाहती थी। इसीलिए मैं इसकी सहायता के लिए उसे अपने साथ लेकर यहाँ आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे, कुलपति गजोधर। चैप्टर 46। ये दूसरी किरण थी। पिछले अध्याय में इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके रोअरिंग थंडर कौशल की शक्ति वातावरण से शक्ति उधार लेकर उसके ऊपर पलटवार कर रही थी। इसके बाद दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इधर लाइफ एंड डेथ एरिना में 2 लोग आए, जिन्हें देखकर सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया। स्वयं संजीव ने भी उनका अभिवादन किया, क्योंकि वह चार पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर थे। इसके बाद संजीव ने कहा कि उनके पिता भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गए हैं। इसके बाद एल्डर शावंत ने कुलपति को संजीव के यहाँ आने का उद्देश्य बताया, जिसे सुनकर कुलपति गजोधर की त्योरियां चढ़ गई। इसके बाद संजीव ने दक्ष के बारे में कहते हुए कहा कि कुलपति गजोधर उनकी बातों को समझेंगे। इस समय संजीव के सामने क्लाउडसी संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग और संरक्षक खड़े हुए थे, इसलिए वह सावधान था कि कहीं उसकी बातें बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े। अन्यथा अगर वह यहाँ अपनी सीमा को पार कर जाता है तो संभवतः उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, और संजीव ये बात अच्छी तरह से समझता था। संजीव चाहता था कि कुलपति गजोधर उसके अनुरोध को स्वीकार कर लें, इसलिए वह नम्र और सौम्य स्वर में बात कर रहा था। हालांकि कुलपति गजोधर भी उस तरह के व्यक्ति के नहीं थे कि वह संजीव के रवैये को ना पहचान सके। वह ये अच्छे से समझ रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा था। इसके बाद कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की ओर देखते हुए कहा, तो एल्डर शावंत, आप इस मामले से कैसे निपटना चाहते हैं? जब एल्डर शावंत ने कुलपति गजोधर की बात सुनी तो वह थोड़ा घबरा गए। इसलिए उसने कुलपति गजोधर के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि वह कुलपति गजोधर के बगल में खड़े महान एल्डर जयंत की ओर देखने लगा। इसके बाद कुछ सोचते हुए एल्डर शावंत ने अपने शब्दों में सतर्कता बरतते हुए कहा, कुलपति, वह लड़का जो अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानता है, उसके लिए हमारे चार पर्वतीय संप्रदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे अनुसार से हमें उसे हमारे चार पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। एल्डर शावंत को यह पता था कि अगर उसने कुलपति गजोधर से सीधे ये कहा होता कि वह केवल अपना चेहरा बचाने के लिए दक्ष को संजीव को सौंपना चाहता था, तो इससे कुलपति गजोधर अवश्य ही क्रोधित हो जाते। आखिरकार दक्ष अभी भी चार पर्वतीय संप्रदाय का एक शिष्य था। वह ऐसे ही बिना किसी सवाल जवाब के अपने संप्रदाय के शिष्य को स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय को कैसे सौंप सकते थे?
लेकिन ये कहने से कि दक्ष को 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वह 4 पर्वतीय संप्रदाय का शिष्य नहीं रहेगा और संप्रदाय के बाहर उसके साथ किसी भी चीज के लिए संप्रदाय जिम्मेदार नहीं होगा। और इस समय एल्डर शाबंत यही सब सोच रहे थे। इधर जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शाबंत की बात सुनी तो उनका चेहरा तमतमा गया। वह एल्डर शाबंत के कहने का तात्पर्य अच्छे से समझ रहे थे। वह ये जानते थे कि एल्डर शाबंत ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कुलपति गजोधर अपने संप्रदाय के किसी भी शिष्य को नहीं सौंपने वाले थे। इस समय एल्डर शाबंत की बात सुनकर कुलपति गजोधर के साथ आए महान एल्डर जयंत ने कहा, कुलपति, उस बच्चे का व्यवहार हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय और इसकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। अगर वह बच्चा हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में रहा तो वह भविष्य में हमारे संप्रदाय के लिए आपदा लेकर आएगा। शाबंत का उसे निष्कासित करने का उद्देश्य सही है, ताकि हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भविष्य में कोई नुकसान ना हो। इसके साथ मेरा भी यही अनुरोध है। इस समय वहां आस-पास खड़े सभी लोग स्थिति को अच्छी तरह से समझ चुके थे। उन्हें अंत में इस विषय का समाधान करना ही था। इस समय महान एल्डर जयंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रवर्तन के प्रभारी थे। इसके साथ ही वह एल्डर शाबंत के पिता भी थे। उनका इस 4 पर्वतीय संप्रदाय में बहुत ही उच्च स्थान था। उनके ये कहने के बाद अब वहां खड़े सभी लोग ये समझ चुके थे कि दक्ष का अब क्या परिणाम होने वाला था। इधर महान एल्डर जयंत की बात को सुनकर कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, केवल एक साधारण शिष्य। इस समय कुलपति गजोधर अंदर से चौंक गए थे, ये सोचकर कि केवल एक साधारण शिष्य के लिए इतनी बड़ी घटना क्यों उत्पन्न हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। कुलपति गजोधर ने एल्डर शाबंत के फैसले को स्वीकार नहीं किया। हालांकि महान एल्डर जयंत संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति थे और अपने संप्रदाय के एक साधारण शिष्य के कारण अगर उन्होंने इस समय महान एल्डर जयंत के फैसले को अस्वीकार कर दिया तो इससे महान एल्डर जयंत का अपमान हो सकता था। कुलपति गजोधर केवल एक साधारण शिष्य के कारण महान एल्डर जयंत का अपमान होने नहीं दे सकते थे। इस समय कुलपति गजोधर के पास अब केवल एक ही विकल्प शेष रह गया था। कुछ समय तक सोच विचार करने के बाद जैसे ही कुलपति गजोधर कुछ कहने ही वाले थे, तभी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इस धमाके की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। इस धमाके से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों से पहाड़ों में भी कंपन होने लगी। इस धमाके की आवाज सुनकर 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी शिष्य उस आवाज की दिशा में देखने लगे। यहां तक कि स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी लोग और कुलपति गजोधर स्वयं भी उस दिशा की ओर देखने लगे। इसके बाद अगले ही पल पहाड़ों के बीच एक जगह से तेज सफेद रोशनी की मोटी किरण निकली और सीधे आकाश की ओर चली गई और फिर कुछ क्षणों तक रहने के बाद वह मोटी सफेद की किरण आकाश में गायब हो गई। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में सभी लोग हैरान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये रोशनी आई कहां से। इस समय जब 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर ने ये रोशनी देखी तब उनकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई और उनकी आंखों में रोशनी चमक उठी। वह ये अच्छे से जानते थे कि ये रोशनी की किरण कहां से निकली थी और इसका मतलब क्या था। इधर महान एल्डर जयंत की आंखें भी इस रोशनी की किरण को देखकर चमक उठी और वह एक निश्चित दिशा में पर्वत श्रृंखला की ओर देखने लगे। वहां पर एक पर्वत के शिखर पर एक गुफा के अंदर 7 स्तंभों से भरा एक कमरा था, जिन्हें आज से लगभग 200 सालों से किसी ने भी सक्रिय नहीं किया था। जब सभी लोग अपनी आश्चर्य भरी नजरों से उस दिशा की ओर देख ही रहे थे कि तभी बूम, एक और धमाके की आवाज आई और फिर एक और रोशनी की किरण निकलकर सीधे आकाश में चली गई और फिर वह भी कुछ क्षणों बाद गायब हो गई।